बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज फिर से आज शो का जो आगाज़ है हम बुरी ख़बर से करेंगे। बाबू सर से चलास की तरफ जाते हुए जो आपको रोड मिलती है ना, वहाँ पर कल एक सैलाबी रेला आ गया है, जो कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहाँ पर भी इस तरह के इलाके में। अच्छा, बाबू सर का जो इलाका है ना, वो इस तरीके से है कि वहाँ पे बहुत पथरीले पहाड़ हैं, आपको पता है। बारिश भी जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद होती है। अब जब ये कुछ ऐसे सियाह जो हैं ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ पे बड़ी अचानक तरीके से जो है ना सैलाबी रेला आया। और क्लाउड बर्स्ट जो है ना, वो इस तरीके से आता है जैसे कोई बाल्टी होती है ना, उसको भर के कोई पानी ऐसे फेंक रहा हो, जस्ट लाइक दैट। तो वो कल हुआ और इतना पानी जो है ना वो इतनी वादियों में इकट्ठा हो के जो नदी नालियों में आता है ना, इस तरह से उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब फिर वो जो है ना, जहाँ पर जितनी भी जो गाड़ियाँ ट्रैवल कर रही होती हैं, लोग होते हैं, अब वो इसकी ज़द में आ गए। आपको ये फुटेज देखने को मिल रही है। इस फुटेज में आप देखें किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं जिसमें मुसाफिर हैं, स्याह हैं, ठीक है। कुछ ये फुटेज में जो गाड़ियाँ देख रही हैं वो हैं जो बच गई हैं, ये वो नहीं है। और जो ऐसी हैं जो लापता हैं, उनके बारे में तो पता ही कुछ नहीं है कि सैलाबी रेले के साथ बह गई हैं या किसी मलबे तले दब गई हैं। वो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं थी, खाली गाड़ियाँ, उसके अंदर फैमिलीज़ भी मौजूद थी। क्योंकि जो लोग उसके साथ में कहूँगी जैसे कुछ यार दोस्त नहीं मिल के जाते, उन्होंने तो भाग दौड़ के अपनी जान बचा ली। मगर जो फैमिलीज़ के साथ गए थे, जिनके साथ बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, वो भाग के बेचारे जान नहीं बचा सके, क्योंकि पथरीले पहाड़ी इलाके हैं ये। तो वो वहीं के वहीं फंसे रह गए अपनी गाड़ियों के अंदर। अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें ये 4 अफराद की हिलाकत जो है वो उसकी रिपोर्ट आई है और तस्दीक भी हो चुकी है इसकी। इसके अलावा बहुत से ऐसे अफराद हैं जो लापता हैं, जिनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किधर है और किस मलबे तले जो है वो दबे हुए हैं या फिर बह गए हैं इस सैलाब में। तो हम हमेशा अपने शो में भी आपको यही मना करते रहते हैं कि ये जो 2 महीने होते हैं ना, जुलाई का और अगस्त का जो महीना होता है, इन महीनों में नहीं जाएं। इन एरियाज़ में ये घूमने फिरने वाले नहीं हैं। बारिशें इतनी शदीद होती हैं। ये कल की बात है कि कल हमने अपने प्रोग्राम में अवेयरनेस फैलाई, बात की, हमारे मेहमान को बुलाया, हमने काफ़ी देर ये क्लाउड बर्स्ट के ऊपर बात की और यही अवेयरनेस दी। अगर कोई सुन रहा था, किसी का प्लान था सोशल मीडिया पे, मैं ये कहती हूँ कि जब हम बहुत सारे काम करते हैं, जब इस तरह का अवेयरनेस वाला काम करें और आपको कोई सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, उस रील्स को ज़्यादा फॉरवर्ड करा करें, उसको ज़्यादा फैलाया करें कि आपके जितने बच्चे घर के देखने वाले वो भी देखें, अफराद देखें जो प्लान्स कर रहे हैं अपनी इस तरीके से वेकेशंस, अपने घूमना फिरना प्लान करें, वो इन 2 महीनों में एटलीस्ट ना करें। थोड़ा सब्र कर लें आप अपनी पूरी फैमिली की जानों को लेके। देखें, जून तक का विज़िट भी कोई बुरा नहीं है, फिर सितंबर के स्टार्ट से दोबारा चले जाएं, क्योंकि ये जो है ना सारे पहाड़ पथरीले होते हैं, यहाँ पर मिट्टी नहीं होती है जो पत्थरों को, जो लैंड स्लाइडिंग को रोक लेती है। जैसे हम मरी वगैरह के इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर पहाड़ जो है ना उनमें मिट्टी होती है, वो इस तरह से पत्थर, बड़े जो पत्थर होते हैं ना, स्टोन्स वगैरह, उनको ऐसे ग्रिप करके रखती है। फिर ऑन टॉप उसमें दरख्त बड़े लगे मरी के, आपने देखा इलाका, वो रोक लेते हैं लैंड स्लाइडिंग को। अब ये वाले जो इलाके ना, इधर ना पथरीले पहाड़ शदीद हैं, इनमें दरख्त कोई नहीं है और ना इन पे मट्टी के इनको कोई रोक के रखे। तो ज़रा सी भी बारिश होती है तो थोड़े स्लिपरी होते हैं और ये गिर जाते हैं, लैंड स्लाइडिंग फिर हो जाती है। और ये बाबू सर से चिलास तक की जो रोड है ना, ये घंटा से सवा घंटा तक की कोई पूरी रास्ता है, ठीक है। अब इसमें देखें आप कितनी आबादियाँ हैं, कितने लोग हैं। हाय, छोटी मोटी कोई बड़ी जगह भी नहीं है। बस देखें, ये वो जगह है जहाँ पे जो ट्रैवल कर रहे थे ना वो इसकी ज़द में आ गए। इसका मतलब आपका ट्रैवल, आपका जो था ना वो फंक्शनल नहीं था, वो ठीक नहीं था। खुदा के लिए आप अपने बीवी बच्चों को इस मौसम में कैसे लेके चले जाते हैं? इस मौसम में अभी सबसे ज़्यादा अलर्ट जारी किए गए हैं कि इसमें बहुत बारिश होगी। अब गवर्नमेंट आपको अलर्ट कर रहा है, बता रहा है, मगर आपके हाथ पैर तो नहीं जोड़ सकता ना, आपके पैर तो नहीं पकड़ सकते कि ना निकल भाई, घर बैठ जा, आराम कर। ये तो हमें तकलीफ़ है ना, हम इन इलाकों में जा रहे हैं। और अच्छा, ख़ुद तो जा रहे हैं दोस्त यारों को लेके जा रहे हैं, अपने फैमिलीज़ को भी, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी पूरी ख़ानदान को लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखें आलम,
तो देखने वाले अभी जितने जो हैं, जो इसकी ज़द में आए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए इन सब की ज़िंदगी की, इन सब की जानों की, इन सब की सेहत की। जो जो अपनी फैमिलीज़ के साथ निकले, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ जो है ना अपने घरों को वापस पहुँचाए। अच्छा, सैदपुर विलेज जो है, जो इस्लामाबाद में है, ठीक है, वहाँ पर भी बारिशें काफ़ी हुई हैं। वहाँ पर भी एक सैलाबी रेला आया इसी तरीके से। वहाँ पर भी जो नाले हैं वो काफ़ी गाड़ियों को नुकसान पहुँचा चुके हैं, मगर कोई ऐसी डेथ की जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं सामने आई है। ये भी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये सैदपुर विलेज की आप देख सकते हैं फुटेज है। अब इन इलाकों में भी जौन सा है ना कि देखें कि गाड़ियों के साथ क्या हाल हो रहा है, किस तरीके से गाड़ियाँ बहती चली जा रही हैं। तो ये तकलीफ़ें हम खुद को दे रहे हैं। अब ये फोरकास्ट हमें पता है, वेदरकास्ट पता है, हमें अलर्ट्स पता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्लाउड बस्ट के बारे में पता है। एहतियात अब हमने खुद रखनी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती सिवाय ये कि एहतियात एहतियात सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अभी हमारा जो सेगमेंट है नाजरीन, वो फ्रोज़न शोल्डर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। अक्सर होता ये है कि हमारे जो ये शोल्डर्स हैं ना, ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे जो ये जॉइंट्स होते हैं ना इधर इस तरीके से, तो ये इनमें मूवमेंट होना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। समटाइम्स ये जब लॉक हो जाते हैं ना, फ्रीज़ हो जाते हैं, यू कांट जस्ट मूव, पूरी बॉडी को आपको मूव करना पड़ता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, तो फिर बड़ी पेन होती है। असल में हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है कि अगर हम किसी ऊपर पड़ी हुई जो चीज़ है उसको अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ ऊपर ले जाए ना, तो हमारे कंधे बहुत जल्दी थक जाते हैं। देखिएगा घर में जो कैबिनेट्स वगैरह होती है, अलमारियों की, अगर आप कोई कपड़े पुराने, कोई चीज़ें, डब्बे, कोई कार्टन्स निकालें, चादरें, रज़ाइयाँ, तो एकदम से आपके ना हाथ भी थक जाएंगे, शोल्डर भी, तो ये एकदम से ना आपको गर्दन में भी, पीछे बैक पे पेन शुरू हो जाएगी, फ़ौरन आपको फील होगा। तो ये जो गर्दन के जो साथ है ना स्टिफ हो जाते हैं मसल्स भी आपके। अब आज इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से जो मसल्स हैं हमारे पेन में होते हैं, इनको ट्रेन करने के लिए हमने क्या सलूशन करना है, इनकी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे पास डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक्सरसाइज के फिजियोथेरेपी करते हैं और हमारे पास बहुत बार आ चुके हैं, तो आज हमने इनको बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, फ्रोज़न शोल्डर का तो मुझे हर कोई सुनने को मिलता है, कोई कहता है कि ये यार मेरे शोल्डर जो है ना फ्रोज़न चल रहा है, ये होता क्या है? पहले तो उसको समझा। अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर बेसिकली हमारे कंधा जाम होना शुरू हो जाता है और इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये होती है कि हमारी मोबिलिटी नहीं होती, हम अपने जोड़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसमें जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये अंदर स्वेलिंग होती है। और जब भी एक दफ़ा ये फ्रोज़न शोल्डर हो गया, फिर इसने अपना टाइम स्पैन पूरा करना होता है। फिर इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3। फ्रोज़न शोल्डर एक नेचुरली खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली कंडीशन है, लेकिन जब तक ये आपके साथ रहेगी, जिस मरीज़ को जो इसमें सफ़र कर रहा है उसके लिए कंघी करना, कपड़े चेंज करना, बाथरूम में बैठना उठना, हर चीज़ उसकी मुतासिर हो जाती है। इवन कि उसको नींद भी ख़राब रहती है क्योंकि उसे कंटिन्यूस पेन होती है। इस दौरान अगर कोई अचानक से झटका लग गया, बेख्याली में कोई दरवाज़ा खोल लिया, तो वो उसकी दर्द और सवेर हो जाती है और बाकायदा दर्द की शिद्दत से लोग रोते हैं। जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो लोग फिज़िकली एक्टिव नहीं होते, जिनको थायराइड का इशू होता है, इन सब लोगों में फ्रोज़न शोल्डर होने की टेंडेंसी होती है। देखा ही जाता है कि नॉर्मल रूटीन के अंदर लोगों का पोस्चर ख़राब है, मतलब इस तरह स्लाउच होकर बैठते हैं, झुक के करने वाले काम है। जिस तरह आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर को जब भी हम काम करते हैं थक जाते हैं। थकते इसलिए हैं कि हमारा डेली रूटीन के अंदर कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसमें बाजू ऊपर जाना हो। आप थोड़ी देर बस में सफ़र करें, ऐसे आप कुछ पकड़ लें, बाजू तो अकड़ फिर जाएगा। आपका सबसे पहले जो बाजू है ना ये अकड़ जाता है, ऐसे ही है। घर आते हैं आपको यही तकलीफ दे रही होती है। और अगर आप ये प्रैक्टिस करके देखें ना, आपका बिल्कुल पोस्चर सीधा है, कमर सीधी है, जिस तरह इरेक्ट होनी चाहिए, आपके बाजू की रेंज ऑफ मोशन पूरी है, बाजू पूरा ऊपर जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपके कंधे इस तरह ढलके हुए हैं, लैपटॉप पे बैठने वाली हैं, घरेलू खातून है, किचन में काम करती हैं, ऐसे कंधे ढलके हुए हैं, अब आप अगर बाजू ऊपर लेके जाएंगे, बाजू एक ख़ास एंगल से ऊपर जा नहीं रहा। अब ये 100% मूवमेंट नहीं है बाजू की, इसलिए नहीं है कि आपका पोस्चर स्लाउच है। ज़्यादातर लोगों का पोस्चर स्लाउच होता है और ये वेयर एंड टेयर होते होते फिर आपके साथ अगर शुगर, थायराइड है, फ्रोज़न शोल्डर हो गया।
लेकिन फ्रोज़न शोल्डर को बगैर दवाइयों के बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। फ्रोज़न शोल्डर एक अलग चीज़ है, इसके लिए एक्सरसाइजेज हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर से पहले कुछ कंडीशन होती हैं, गर्दन का अकड़ाव, पट्ठों का अकड़ाव, फट्टों में खिंचाव और गर्दन के खिंचाव की वजह से सर में दर्द होना, ये सारी कंडीशंस आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करके सर तकिए की वजह से भी कुछ होता है, उससे भी प्रॉब्लम? तकिए का बड़ा मेजर रोल होता ये है कि जब हम सोए होते हैं 6-8 घंटे हमने एक पोजीशन में रहना होता है, उस पोजीशन में गर्दन से नसें आपके कंधे में, बाजू में, सर में जा रही हैं, यानी कि जो सर को भी खून सप्लाई हो रहा है वो गर्दन के रास्ते पास होकर जा रहा है। अगर आपकी गर्दन की पोजीशन लेटे हुए इस तरह की है कि आपकी नसों का दबाव बढ़ेगा तो आपको ब्रेन में जो खून की सप्लाई जाएगी वो भी कम होगी, बाजू में जो सप्लाई जाएगी वो भी कम होगी, जिसकी वजह से सो के उठने से अक्सर लोगों को बल पड़ जाता है, वो तकिया खराब होता है जिसकी वजह से बल पड़ता है। एक और मैं आपसे सवाल करूंगी, बड़ा प्रैक्टिस वाली बात है क्योंकि हमने सोने और तकिए वाली बात की है। अच्छा ठीक है, देखिए अब सपोज दिस इज़ द पिलो, राइट? अब कोई सोने के लिए लेटता है तो मोस्टली करवट पे ही आपको पता है लोग सो रहे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे तो क्योंकि दिल भी होता है तो लोग ज़्यादातर सीधे हाथ पे ही हाथ पे रख के सोते हैं। अब सपोज ये जैसे ऐसे लेट रहे ना, प्रेशर इस पे क्यों आता है? ये देखिएगा, ये लेटे है ना, तो प्रेशर इस वाले कंधे पे क्यों आता है? अच्छा, नीचे वाले कंधे ने तो ये नीचे जो है ना आधा मुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये इसके ऊपर तो नहीं होता। देखिए ना, ऐसे कोई नहीं सोता, मैं ऐसे कोई नहीं सोता, ठीक है? इस आधा हम हाथ फंसा के नहीं सोते, हम जब सोते हैं तो हम यूँ सोते हैं। तो अभी हमारा आधा जो शोल्डर है ना, कुछ लोगों को ये बैक इधर बड़ी पेन होती है, ख़ासतौर पे जो एज के लोग होते हैं ना, जैसे हमारी अम्मियाँ दादियाँ, उनको ये आधा शोल्डर मुड़ा हुआ ही होता है जिस करवट पे वो सोते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले ये कहते हैं ये दबाओ, ये दबाओ ऐसे। अच्छा, इसमें मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ एक चीज़, ये मुझे अगर आप तकिया दिखा दें। देखिए आज ये आपने तरीका इसलिए भी समझाना है, ये बड़ा सीवियर इशू। अच्छा, इसमें होता ये है कि सबसे पहले जिस आप बेड पे सो रहे हैं, जो सा आपका गद्दा है वो कैसा है। अच्छा, हम ये एडवाइस करते हैं कि स्प्रिंग के अलावा कोई भी मैट्रेस हो चलेगा। कुछ लोग मेडिकेटेड में हार्ड मैट्रेस पे सो सकते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट मैट्रेस पे सो सकते हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन स्प्रिंग वाले मैट्रेस पे नहीं आपने सोना। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपका तकिया हो, आपने जब करवट की पोजीशन में सोना, ये आपका जो तकिया होना चाहिए ना तो इतना मोटा हो कि आपकी गर्दन ऐसे हो। अच्छा, अगर तकिया मोटा होगा, मेरी गर्दन ऐसी होगी तो नसों पे दबाव आएगा, ऊपर नीचे गर्दन में बाल पड़ सकते हैं। ना तो तकिया इतना बारीक हो कि मेरा सर नीचे को ढलके। ये कैसा है? अच्छा, ये नॉर्मल तकिया लेकिन थोड़ा सा बारीक है। अब तकिए को कितनी जगह कवर करनी चाहिए? मेरे कंधे, गर्दन से लेके कंधे तक की जो जगह इतनी तकिए को कवर करनी चाहिए ताकि लेटे हुए मेरी गर्दन ना तो नीचे जाए ना ज़्यादा ऊपर जाए, बिल्कुल न्यूट्रल रहे। अब ये वेरी करता है। तो फिर जब हम सीधे होके लेटते हैं, सपोज अब बिल्कुल सीधे लेट गए, हाँ जी, आप एक बार वैसे भी लेट के दिखा दें क्योंकि फिर वही तकिया हमें बहुत तंग करता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप भी इस तरह डेमोस्ट्रेट कर आपको तकिया इस तरह का अगर तकिया आप लेते हैं, नरम तकिया है, करवट लेके लेट सकते हैं। अगर इसी पे आपने सीधा लेटना है ना, आपको सीधा लेटने की आदत है, तो उसके अंदर ये है कि आपकी गर्दन आगे की तरफ रहेगी। अब इसके लिए होना ये चाहिए कि आपको एक कुछ वो लेके, टॉवल लेके उसको रोल करके उसका बारीक सा हिस्सा बना देना है। गर्दन के जो इस हिस्से को हमने सपोर्ट देनी होती है। अच्छा, हम तकिए से गलती ये लेते हैं, हम अपने सर को सपोर्ट देते हैं। तकिए का काम सर को सपोर्ट देना नहीं है। अच्छा, सर से जो नीचे वाला हिस्सा, ये जो खम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है, इसको सपोर्ट तकिया देगा तो आपके लिए बेहतर है। इसलिए तकिए को ज़्यादा ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर आप सीधे लेटे हैं ना, ये शोल्डर जहाँ से शुरू होते हैं इस जगह पे आपके तकिए को होना चाहिए, ये यानी कि लेटे हुए आपका सर थोड़ा सा ऐसे और तकिए के ऊपर आपका शोल्डर भी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा शोल्डर भी होना चाहिए। अच्छा, तो फिर आपके लिए लेटना आसानी रहेगी। हाँ, ये तो तरीका नहीं। लेकिन अगर इसके बगैर लेटेंगे, सुबह उठेंगे, सर में दर्द लाजमी होगा, क्योंकि हम शोल्डर से ऊपर की जगह पे तकिया रखते हैं। हाँ, और उसकी वजह से गर्दन में मुसलसल प्रेशर रहता है। हाँ। अब ये ज्यूम करें ना, गर्दन को पीछे से आगे की तरफ धक्का मिलता है जब आप सर के नीचे तकिया रखते हैं। हाँ। हमें थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को सपोर्ट देना है, क्योंकि वैसे तो आपका सारा दिन सर आगे रहता है, कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें आपने ऊपर देखना है। और ये वाला जो आपसे मैंने पूछा था, सीधे हाथ पे जो लेटते हैं, ये जो कंधे की पोजीशन है, कंधा ऐसे हल्का सा बोल, हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने इतना मजबूत बनाया हुआ है कि खुद का प्रेशर ले सकता है। घुटने अपने जिस्म का प्रेशर ले सकते हैं, बाजू सारे जिस्म का प्रेशर ले सकता है। अब जब ये वाला मसला होता है तब होता है कि जब खाली करवट लेके लेटने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, लेकिन कई दफ़ा करवट लेके लेटने से हमारा
आदत होती है या हाथ बच्चे के सर के नीचे घुसाया हुआ है, हाँ। या टेढ़े मेढ़े ज्यादा तकिए के नीचे हाथ इस तरह घुसा हाँ, लिया, ज्यादातर लोग इसके अंदर वो मसला होगा जो आप बता रही हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप सही हाथ, जो सुन्नत तरीका है, आप चेहरे के नीचे हाथ रख के लेटे, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब इधर से ज्यादा नीचे जाएगा या बच्चे के सर के नीचे हाथ जाएगा, तब खराबी ये वाला मसला खराबी की तरफ आएगा। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इसको डिस्कस करते हैं। टेक अ ब्रेक जी। ओके, डॉक्टर सलमान फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमेशा कहते हैं कि हम जो है ना एक्सरसाइज से आपको जो है आपके मसले का हल करके बताएंगे, ना कि दवाइयों से। एक एक्सरसाइज मैं पूछना चाहूँगी सबसे पहले, फिर आगे हम चलते हैं। ये जो अब दर्द होता है, जो लोग ऐसे बच्चों के हाथ ऐसे गर्दन के नीचे रख देते हैं या फिर ऐसे हाथ लटका के सोते हैं या तकिया के नीचे घुसा के सोते हैं, अब उनको ये जो दर्द होती है उसके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? अच्छा, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो कुछ मोबिलिटी की ड्रिल्स हैं, जो कि जिनको फ्रोज़न शोल्डर है उसको, और जिसको फ्रोज़न शोल्डर नहीं भी है उसको भी अगर रेगुलर ये करेंगे, आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फ्रोज़न शोल्डर की मसला नहीं होगा। अच्छा। सबसे पहले ये तकरीबन 1-2 मिनट का ही काम है। हाँ। इस तरह आराम से आपने सीधे बैठ के आपने अपने कंधों को ऐसे ऊपर उचकाना है, वापस नीचे लेके आना है। ओके। ये आपने तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए कंधों को इस तरह मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट काम, इधर ही आपने कंधों को आगे और पीछे ये लेके आना है। ये वो मूवमेंट है, बिग पेन हियर। हाँ, क्योंकि ये वाली मूवमेंट की नहीं ना हमने, कभी लेकिन नहीं आपको अपनी गर्दन सीधी रखनी है। गर्दन अच्छा, आगे oh रहेगी my God। तो आपको प्रेशर आएगा। ये भी होता है? हाँ जी, ये तो कभी नहीं किया हमने। कंधे इस पोजीशन में मूव करते हैं। सारा दिन हमने एक्टिविटी नहीं की होती तो हमें ये होती है। बिल्कुल लाइट होना चाहिए, पेन बढ़नी नहीं चाहिए। तो पेन तो हो रही है, मुझे भी हाँ, हो रही है। सवेर आज नहीं मुझे होनी पता चला चाहिए। मेरी पेन भी है इधर। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर हो रही है मुझे, यहाँ से पूरी गर्दन से। ये आपकी गर्दन का पोस्चर आगे क्यों है ना, इसकी हाँ। वजह से। अच्छा, इसके बाद आपने सर ये एक दोबारा shoulder- प्रैक्टिस सही करवाएं दोबारा से। ये जब ये मैं गलतियां कर रही हूँ तो आप आपका चेहरा सीधा, ओके। चिन टक, गर्दन चिन बिल्कुल पीछे सीधी। करनी है? हाँ, चिन ऐसे पीछे करनी है। ओके। चिन पीछे इस तरह करनी है कि फर्ज करना है कि आप किसी के मुंह पे केक लगे, हाँ। और उस केक को बचाने के लिए हमने चेहरा इस तरह ओके, किया। ठीक है, तो पीछे ये किया। हमें चिन टक हो गई। अब इस पोजीशन में आप कंधे आगे पीछे करेंगी, अब आपको खिंचाव कम होगा। ओके। ठीक है, लेकिन कंधे पूरे पीछे करके स्क्वीज करने, शोल्डर ब्लेड अच्छा। जुड़ने चाहिए आपस में। फिर आगे, फिर पीछे। ओके, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये इसके बाद आपने सिंगल शोल्डर, ऊपर नीचे। हमारी गर्दन के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये डिटॉक्स करने के लिए जिस्म को बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। गर्दन में दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना, बेहतरीन एक्सरसाइज सिर्फ ये आप करें। गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर नीचे ये करें। जब आप ये वर्जिश करेंगे, इससे आपकी कंधे की मोबिलिटी बेहतर होगी। इसके बाद हाथ आपने इधर रखने हैं, मैं अगर खड़े होकर आपको दिखा सकूं। हाँ। हाथ इधर रखेंगे, इधर रखने के बाद आपने हाथों को ऐसे आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। कमर नहीं झुकानी? कमर नहीं झुकानी, मैं कमर ख्याल से सीधी रहने कमर देनी झुका है। रही आप हूं। आगे को झुक रही हैं, हाँ, खुद आगे, सीधा रहना है, ओके। सिर्फ कंधे आगे, कोनियां आगे, ओके। कोनियां पीछे। ये आप ठीक है। इसके बाद एक हाथ इधर, एक इधर, हाँ। कोनियां दोनों पीछे, फिर आगे। ओके। ये। अच्छा, ये वाली वर्जिश वो है जो आप मुझसे पूछ रही है ना कि हाथ नीचे रख के दर्द होती है तो क्या किया हाँ। जाए। ये बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। एक हाथ कमर, सर पे, एक कमर पे, कोनियां पीछे, आगे। 1 मिनट के लिए आप ये करेंगी। ये कितने कितने, एक मिनट के लिए? ये आप 10-10, 20-20 सेकंड के लिए करें। टोटल आपको वर्जिश करते हुए 2 मिनट लगने चाहिए। अब सेम इसको हाथ आप चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे, ये आगे पीछे। इससे ये है कि आपके सारे शोल्डर के मसल्स बेहतरी की तरफ रहेंगे। गर्दन में खिंचाव होना, अकड़ाव होना, घरेलू खवातीन को जो चाहिए रोजाना ये करके सोएं, ताकि आपको कभी भी कंधे का मसला हो ही ना। सुबह उठते हैं, सर में दर्द होता है, गर्दन में बल पड़ता है, लेकिन ये वो 4-5 वर्जिशें वो हैं जो कि हार्डली 2 मिनट लेंगी, लेकिन आपकी जो दर्दों से आपकी जान छूट जाएगी। सर मज़े की थी। एक अशफाक साहब की कॉल है, मुश्ताक साहब की कॉल है, ठीक है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुश्ताक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे मुश्ताक भाई? जी मैं डॉक्टर से ये पूछना था कि मेरा छोटा बच्चा है 2 महीने, तो डॉक्टर साहब ये बता दें कि उनको किस पोजीशन में बेहतर है कि सुलाई ज्यादा देर तक वो सोए, और पीसीओ के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन होंगी छोटे बच्चे के लिए? 10 माह का बच्चा है। 10 माह का बच्चा है। सवाल दोबारा पूछेगा, समझ नहीं आया उनको। मतलब कि उनको किस पोजीशन में सुलाई ताकि ज्यादा देर तक सोए वो रिलैक्स फील करे। अच्छा। छोटी बच्ची के लिए क्या पोजीशन वाह, रहेगी? हाय कितने प्यारे वालिद हैं माशाल्लाह जी। आप अच्छा, वैसे बच्चे के लिए तो नेचुरल पोजीशन यही है कि बच्चा सीधा सोए,
जिस तरह बच्चा 10 कंफर्टेबल माह है। का बच्चा है। हाँ 10 माह का बच्चा है, वैसे कंफर्टेबल जिस पोजीशन, सोने की पोजीशन एक ऐसी है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि जिस गद्दे पे सो रहा है, जिस बिस्तर पे सो रहा है, वो बिस्तर नरम हो, अच्छा हो। तकिया बच्चे की गर्दन के मुताबिक, अगर शुरुआत में तकिया बहुत बारीक हो तो वो चलेगा, मोटा तकिया नहीं होना चाहिए, हार्ड तकिया नहीं होना चाहिए। और बच्चा अगर तकिए के बगैर सोता है तो ये सबसे बेहतरीन है। कोशिश पहले यही रखें कि आपने जिस जगह पे सो रहा है वो जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। अब बच्चा अगर करवट लेके सोता है या बच्चा उल्टा सोता है या सीधा सोता है, वो नेचुरल है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप थोड़ा देर बच्चे को चेंज कर देंगे, उसकी पोजीशन करवट लेके सुलाएंगे, उसके बाद जो उसके अंदर बिल्ट इन कॉन्शियसनेस बच्चे की है उससे वो खुद ब खुद मूव होता रहेगा। यानी कि सोते हुए बच्चे की पोजीशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बीइंग अ पेरेंट हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको सारे दिन के अंदर बच्चे को थोड़ा सा टमी टाइम देना चाहिए। टमी टाइम मतलब बच्चे को कोई इस तरह की मूवमेंट डिज़ाइन करें कि बच्चा पेट के बल लेटे, जागा हुआ बच्चा है, उसको आप पेट के बल लेटाएं, सामने आप कोई उसके लिए एक्टिविटी रख दें, कोई झुंझुना, कोई खिलौना रख दें, बच्चा इधर देख रहा है इधर देख रहा है। जो पेट के बल लेटना बच्चे को, बच्चे की स्पाइन में एक्सटेंशन आती है। अब हम करते ही हैं, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं, बच्चा ऐसे ही बैठा रहता है, वो सारा दिन बच्चे की मूवमेंट नहीं होती। हमने बच्चे को टमी टाइम देना होता है ताकि उसकी नेक के मसल मजबूत हों, स्पाइन के मसल मजबूत हो, चलना फिरना उसका बेहतर हो। तो अभी माशाल्लाह बच्चे की उम्र 10 माह है, तो इसको बड़ी जल्दी बच्चे की चलने फिरने में, बाकी पोजीशनिंग में बेहतरी आ जाएगी अगर ये बच्चे को पूरे दिन में 5-10 मिनट के लिए उल्टा लटाते हैं, दिन में 2-3 बार। पेट के बल लटाएं, खुद लेटें सामने, बच्चे को सामने उल्टा लटाएं, सामने उल्टे लेट के बच्चे से बातें करें, बच्चे के साथ खेलें। ये वो एक्टिविटी है जो कि छोटे बच्चे के साथ आप करेंगे, उसकी स्पाइन हेल्दी रहेगी। वाह, टमी टाइम देना बड़ा जरूरी है बच्चे अच्छा, को। इसको आप कहते हैं टमी टाइम। हाँ जी। अच्छा, और ये किस माह तक के हम चलेंगे? बच्चे जैसे 10 माह की, इन्होंने तो अपनी बात बताई है। इससे छोटे भी 4-5 माह क्रॉल तक करना की शुरू हो जाता है बच्चा ना? नेक होल्डिंग स्टार्ट कर देता है ना अपनी, उसके बाद से उसके बाद उसे टमी टाइम थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर दें। वाह। उसके बाद बच्चा क्रोलिंग करता है, बच्चे के लिए आसान हो जाता है पेट के बल लेटना। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि थोड़ा सा उसकी ड्यूरेशन, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन तो कोई है नहीं उल्टा लेटे रहना, बड़े बंदे के लिए तो अट्रैक्शन है ना, मसल मजबूत होंगे, बच्चे के लिए इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। फिर हमने उसको अट्रैक्टिव बनाना है, उधर कोई खेल इस तरह के डिज़ाइन करें, बच्चे को आप भी सामने उस पोजीशन में आ जाएं, हाथ इधर हिलाएं, बच्चा इधर देख रहा है, हाथ में कोई कलरफुल चीज़ पकड़ लें, बच्चा पूरा अट्रैक्टिव होकर गर्दन मूव कर रहा है। तो उस तरह टमी टाइम बच्चे का थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें ताकि बच्चा जो है ना आपका फिट और हेल्दी हो। अच्छा, अब हम फिर और एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। अब ये जो गर्दन के मसल्स होते हैं, इनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जो रेगुलरली हम ज़रूर करें? क्योंकि हमारी गर्दन भी बड़ी स्टिफ हो जाती है। अब हम शोल्डर की तो बात कर ही नहीं, शोल्डर तो सपोज़ हमारा फ्रीज है ही, चल रहा है, मगर अभी जो गर्दन के शोल्डर की ये जो हमारी पूरी ये जो जा रही होती है, ऐसे पट्टे जो हमारे गुजर रहे होते हैं, ये भी स्टिफ होते हैं, इसमें बड़ी तकलीफ होती है। इसके लिए क्या करना? अच्छा, गर्दन की स्टिफनेस की जो मेन वजह है ना, सबसे पहले ये समझें कि हमारी गर्दन का जो खम अल्लाह पाक ने बनाया है, ये सी शेप होता है। हाँ। यानी कि आपके कान कंधे के ऊपर होने चाहिए और चेहरा इस तरह सीधा होना चाहिए, ये नेचुरल पोस्चर है। अच्छा। लेकिन आजकल हमारा नेचुरल पोस्चर रहता ही नहीं है, हर एक्टिविटी नीचे देख के करने वाली है। कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हम अपने आई लेवल से ऊपर देखते हैं, है ही कोई काम नहीं सारे दिन के अंदर। इसकी वजह से गर्दन मुसलसल आगे रहने की वजह से इसमें खिंचाव आ जाता है। आपका जो सर का वजन है ये तकरीबन 12 पाउंड होता है। आपका जो खोपड़ी है, सर का वजन 12 पाउंड है, लेकिन 12 पाउंड तब है कि ये कान कंधे के ऊपर है। हर 1 इंच आगे आने पे ये एडिशनल 10 पाउंड इंक्रीज हो जाता है। 12 पाउंड, 22, 32, अब आप स्क्रीन पे बैठे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, घर का काम कर रही हैं, 42 पाउंड वजन आपके सर का रहेगा। इन मसल का मुसलसल काम है कि सर को खींच के वापस न्यूट्रल पोजीशन में रखें। ये मसल गर्दन आगे रहने की वजह से अकड़ जाते हैं। अब इसको बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन वर्जिश है वो ये है कि आपने अगर गर्दन के मसल खिंचे होंगे, आपको सर दर्द होगा, आपको ब्लरी विजन होगा, आपको चक्कर वगैरह आने के मसले होंगे। ब्लरी विजन भी इसी वजह से होता ये है? गर्दन ज़्यादातर गर्दन से एसोसिएट करती हैं ये कंडीशन। अच्छा। तो अब गर्दन के मसल्स का नरम रहना और आपकी गर्दन के खम का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे जिस्म में जो खून की सप्लाई है गर्दन के थ्रू पास थ्रू हो रही है। सही है, हाँ। तो गर्दन का बेहतर होना ज़रूरी है। अब आपने करना ये है कि इस तरह हाथों में हाथ डाल लें, ऐसे हाथों में हाथ डालें, इसको ऐसे बाहर की तरफ हल्का सा पुश करना, खोलना, ज़्यादा जोर नहीं लगना चाहिए, कमर सीधी, पूरा आपका पोस्चर सीधा होना चाहिए। अब इस पोजीशन में हमने अपनी गर्दन को पूरा ऐसे राइट मूव करना है, एंड तक दर्द नहीं होनी चाहिए बस एक्सरसाइज में। फिर पीछे तक और? हाँ पूरा, हाँ पीछे तक जितना आपसे मूव होता है। अब यही चीज़ को दूसरी तरफ करना है, ये इस तरह जिस तरह नमाज में आप सलाम फेरते हैं, ऑपोजिट साइड पर मूव करेंगे,
इससे आपने गर्दन को तकरीबन 10 टाइम एक साइड पे 10 टाइम दूसरी साइड पे मूव करना है। इससे आपकी गर्दन की मोबिलिटी बेहतर होगी और आपको जो पट्ठों का कड़ाव है वो नहीं होगा। अच्छा, पीठ पे भी हमें प्रेशर आ रहा है। हाँ, ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। पीठ दूसरा पे भी काम आ रहा है। हाथों में। सर एक सिप कॉल ले लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये वाली अच्छी एक्सरसाइज थी। हाँ, सजाद की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी सजाद भाई। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, बोलिएगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर में कुछ मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल हो सकती है या नहीं है? वो कह रहे जो हैं मेडिसिन इस्तेमाल हो जो मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं तो वो मार्केट से अवेलेबल है या नहीं है? अच्छा, फ्रोज़न शोल्डर के लिए मेडिसिन तो बेसिकली दर्द की दवाई का बुनियादी रोल यही है कि दर्द की शिद्दत को कम कर दें, बस। दर्द की शिद्दत सर ब्रेक के बाद बताएं। सजाद भाई साथ रहिएगा, आपको ब्रेक। अच्छा जी, हम यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर के ऊपर बात करें, मगर हमें एक कॉल आई थी जो कि पूछना चाह रहे थे मेडिसिन के बारे में ना, तो ज़रा उनको बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो है ना फ्रोजन शोल्डर की पहली स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है जिसमें फ्रीजिंग स्टेज हो रही होती है, कंधा जाम हो रहा होता है, ये मरहले में आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें किसी भी किस्म की पेन रिलीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कभी भी मेडिसिन खुद ना लें। हमारे पास क्लिनिक में अक्सर मरीज़ आते हैं, ये जी ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। अब बहुत आसान है, मेडिसिन आपका मेडिसिन के साथ कोई लिंक नहीं है, आपको नहीं पता होना चाहिए, आप होस्ट हैं। लेकिन अभी आप 10 मेडिसिन के नाम गिनवा सकती हैं पेन किलर के। क्यों गिनवा सकती हैं? ये वो वाला नॉलेज है जो कि पब्लिक को नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी फार्मेसीज हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, तो पेशेंट मेडिसिन ले लेते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि मेरी किसी दोस्त ने मेडिसिन इस्तेमाल की और मैंने उसदे नाल फर्क पिया, तू भी आई लै, तो वो भी मेडिसिन नस्ल दर नस्ल आपकी मेडिसिन सीना बसीना ये लम चल रहा है। हाँ। तो कोशिश ये रखें जब भी मेडिसिन लेनी है, कोई भी मेडिसिन आपने डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेनी, फार्मासिस्ट से नहीं लेनी, सिर्फ डॉक्टर को दिखाएं, उससे मशवरा लें, वो आपको जो पेन के लिए मेडिसिन लें वो इस्तेमाल करें। लेकिन दवाई का सिर्फ मकसद ये है कि वक्ती तौर पे 6 8 10 घंटे दर्द की शिद्दत से आपको फाका मिलेगा, लेकिन कंधा अंदर से तो वैसे ही रहेगा। हाँ। सिर्फ आपका दिमाग सुन हुआ है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, दवाई आप शुरुआत में लें अगर आपको दर्द ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने इसकी आइसिंग करनी है। लोग गलती करते हैं कि गर्म टकोर करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। कंधे के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, गर्म टकोर करेंगे शुरुआत में सूजन बढ़ेगी, हमने उस सूजन को कम करना है। तो देखा ये गया है कि जो मरीज़ फ्रोजन शोल्डर में होते हैं, एक तो शुगर अपनी कंट्रोल रखें, डाइट बेहतर रखें, लेकिन अपने कंधे पे बर्फ़ की टकोर करें दिन में 4 से 5 मरतबा 10-10 मिनट के लिए। जेल पैड मार्केट से मिल जाता है, वो आपने कंधे पे लगाना है और वो 10 मिनट के लिए आपने लगाना है, वापस फ्रीज़र में रख देना है। दवाई से ज़्यादा तेज़, दवाई से ज़्यादा देर पा असर आपको आइसिंग का रहता है। अगर तो आइसिंग आपको सूट करती है तो ये दवाई की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ठीक रहती है। क्या एग्जैक्टली काम क्या करेगी? ब्लड सर्कुलेशन। आइसिंग क्या करती है, अंदर जो स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को कम कर देती है। अच्छा। स्वेलिंग वैसे तो बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमने स्वेलिंग को कम से कम रखना होता है ताकि मूवमेंट बेहतर रहे। अच्छा। आइसिंग करेंगे तो अंदर खून की सर्कुलेशन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी और वो स्वेलिंग थोड़ी सी कम होगी, जिसकी वजह से आपको जो है ना आसानी रहेगी, मूवमेंट इसके आसान रहेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि कंधे को उस एंगल में नाल मूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेफ जोन में रह के। मुझे यहाँ से ऊपर हाथ जाने में दर्द हो रही है, यहाँ से पीछे हाथ जाने में दर्द हो रही है, मैं इसके अंदर अंदर अपने कंधे को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा उतनी जल्दी ठीक होगा। बस दर्द छिड़नी नहीं चाहिए, यानी कि मैं ज़बरदस्ती से ऊपर नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती जोर लगा लगा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, वो दर्द बढ़ा देगा। तो हमने पेन फ्री रेंज में रह के इसकी मूवमेंट बढ़ा देनी है और इसकी आइसिंग दिन में 5-6 दफ़ा करनी है। और ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, फ्रोजन शोल्डर का शदीद मसला है, सिर्फ यही वर्जिशें करें, इससे ही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोबिलिटी बेहतर होगी, कंधा आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये आपने पैड का तो बता दिया, आइसिंग पैड का। अगर बर्फ़ के साथ करना चाह रहे हैं तो फिर बर्फ़ का तरीकाकार ये है कि बर्फ़ को क्रश करें, थोड़ा सा तोड़ लें, थोड़ा सा ऐसे कर लें, एक शॉपिंग बैग में डाल लें, दुपट्टे के अंदर लपेट के सिंगल लेयर में वो आपने एक पाउच बना लेना, उससे फिर आप कंधे पे लगाएं। ये जो आजकल चल रहा है कि पूरा ड्रम लो या फिर बाथटब जो होता है उसके अंदर अच्छी खासी आइस बर्फ़ भर दो, पानी ठंडा डाल दो और उसके अंदर बैठ जाओ, ये भी कोई थेरेपी है बॉडी के लिए? ये बहुत लोग कर रहे हैं, कोल्ड प्लंज जिसको कहते हैं, देखा वो भी कर रहे थे। हाँ, कोल्ड प्लंज जिसको कहते हैं, और ये बड़ी बेहतरीन एंटी एजिंग जो है ना एक्टिविटी है।
तो ये बड़ा अच्छा, इसका बहुत फायदा होता तो है। कितनी देर पानी के अंदर इसमें ठंडे जितना आप बर्फ वाले- बर्दाश्त कर सकें। और बंदे को अगर वैसे तो कुछ निमोनिया आ सेकंड्स गया ही बर्दाश्त करते हैं। बंदे का नमूनिया आ गया ये एक होता है नमूनिया, तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा देर जिस्म अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बैठा रहता है ना, यानी जिस्म अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा ठंड के एक्सपोजर में रहता है, तब इस तरह का मसला होता है। हमने ये अपनी एक सेफ जोन में रह के करना होता है। कुछ अच्छा। सेकंड जितना बर्दाश्त करते होता रहते हैं, फिर बाहर निकल आते टाइम हैं। खत्म हो गया। लास्ट मुझे 2 बातें जरूर बता दीजिएगा कि मसाज करवा सकते हैं वो जो पट्ठों की मसाज पकड़ के लोग करवा रहे होते हैं पहलवानों से, वो और तेल ऑयल गर्म करके लगाया जा सकता है अच्छा, या? तेल मल सकते हैं, लेकिन तेल मसाज का तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपने तेल को स्किन के अंदर सिर्फ जज़ब करना है, लेकिन मलना नहीं है। जिसको डीप टिश्यू मसाज कहते हैं वो नहीं करवानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में तेल को आपने अब्जॉर्ब करना है, जज़ब करना है, बस वही मसाज है। और मैक्सिमम भी हफ्ते में 3 दफ़ा करवानी है, इससे ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए। ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान फिरोज साहब। हाँ, आपको दोबारा मदू करेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और आपके टाइम का शुक्रिया। आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब मैं नाजरीन एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाने लगी हूँ जिनके बारे में मुझे लगता है आप लोग बहुत क्यूरियोसिटी रखेंगे, आप जानना चाहेंगे इनको भी और इनके काम को भी, और इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे। नाज़रीन, आज के दौर में बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ का जो है वो ट्रेंड है, एंड एवरीबडी वांट्स टू डू दिस। नोबडी वांट्स टू बिकम ओल्ड। लाइक आपको अपनी एज ग्रेसफुली कैरी करनी है, मगर एज के साथ अगर आपके फेस का लास्टिक गिर रहा है, आपकी चिन का लास्टिक गिर रहा है, आपकी आंखें झुर्रियों में झुरझा के अजीब सी अगर आपके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं और आप प्यारे नहीं लगते हैं, तो आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं जब आप आईने में देखते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड में है कि हर कोई अपने आप को खूबसूरत डाइट के साथ भी, एक्सरसाइज के साथ भी, और साथ साथ जो इस तरह के एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, उनके ज़रिए आप अपने को यंग दिखा सकते हैं। तो आज जिन डॉक्टर को हमने यहाँ पे बुलाया वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर डॉक्टर फ़रीद अहमद ख़ान साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और प्लास्टिक सर्जन है, वन ऑफ द वेरी वेरी फाइन बेस्ट प्लास्टिक सर्जन, जिनको हमने यहाँ पे मदऊ किया था कि जो बात जानना चाहते हैं हम वो सही बंदे से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आप तो इतने हैपनिंग है, आपके पास तो जो पेशेंट आता होगा वो डरता नहीं होगा। मोस्टली जो इस तरह से होते हैं प्लास्टिक सर्जन्स वगैरह, वो बड़े रूड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, बट आप बहुत वो हमें प्लास्टिक सर्जन्स को ना जी सर्जिकल साइकाट्रिस्ट कहते हैं। अच्छा कि हम आपको पता है डॉक्टर ने हील तो बाद में करना होता है, हाँ। लेकिन कम से कम बात तो अच्छी तरह करें, बात तो ताकि अच्छी कम से कम रूह को तो कुछ थोड़ी सी फैज़ की तरह कुछ थोड़ा सा शनाइसाई और ज़रा सुकून पहुँचे। ऐसे ही है। अच्छा, एक तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही क्योंकि हर एक की प्राइवेट लाइफ है, हर एक की अपनी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि लोग सेलिब्रिटीज़ को देख के फॉलो करते हैं, फिर उसी ट्रेंड को आगे लेके चलते हैं, तो जो सेलिब्रिटी करा ले तो फ़ौरन वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा फेस इससे रिजेम्बलेंस है, हम भी कुछ कर लेते हैं। तो आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को जो है, किसी की नाक को ठीक किया, किसी के चिन को ठीक किया, किसी के मुंह को ठीक किया, किसी के आई शेप को ठीक किया, ऑल दो और फेस लिफ्ट वगैरह भी जो है वो कलर करके दी। तो मुझे बताइए सबसे पहले कि जो फेस लिफ्ट का ट्रेंड आया हुआ है, जो हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो ये क्या है? ये ज़रूरी है ये करना, और ये कोई ख़तरनाक है, या ये इट्स सेफ़ और हर एज में कराया जा सकता है, या सर ये हम बुढ़ापे में जाके कराएंगे? आपने एक ही सांस में बहुत सारे सवालात कर सर दिए। ये सब आपने बता सबसे पहले तो ये है कि जो आपने पहले इंट्रो दिया, हाँ। बड़ा ब्रिलियंट था, कि सबसे पहले कोशिश करें कि आपको हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए ये है कि अपनी नींद पूरी रखें, अपने आप को खुश रखें और खुश रहने दें लोगों को। और दूसरा ये कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं। प्लीज़ रिमेंबर दैट 70% ऑफ योर स्किन इज़ वाटर। सो पानी आप जितना पिएंगे उतना आपकी स्किन ज़्यादा हाइड्रेट होगी और फ्रेश होगी। सर मैं तो ना अपने पानी को ऐसे रोज़ उठाती हूँ सुबह, और मैं बोलती हूँ तुम जो खूबसूरत बना दो, मैं तुम्हें पीने लगी हूँ तो मुझे बहुत हसीन बना लो। माशाल्लाह। और रोज़ाना ये जो आपके पास बॉटल है, ये 4 से 6 बोतलें आपने ख़त्म करनी है, ये आपका एम होना चाहिए जी। दैट्स अब आ जाते हैं इसकी सर्जरी की तरफ। फेस लिफ्ट जो है ना जी, बड़ी ओपन टर्म है। आपने आजकल क्रिस जेनर का बड़ा मशहूर एक देखा होगा, वो जो हमारी मशहूर एक्ट्रेस थी, जिनका लिखा हुआ है कि वो 69 से 39 की हो गई। तो वो फेस लिफ्ट एक ब्रॉड टर्म है, जिसका आम ज़बान में मतलब ये है कि आपके फेस और आईलिड्स और माथे को इस तरह खींच देना कि आपकी उम्र में 20 से 30 साल का फ़र्क पड़ जाए। मगर सर वो उनकी तो एज काफ़ी थी, इस एज पे कराया वो 69 ईयर्स की थी। अच्छा, अब जी कुछ ट्रेंड आ गया है जिसमें हम, चूँकि लोग
चाकू से डरते हैं तो वो चाहते हैं कि बग़ैर नाइफ़ के वैसे ही क्रीमों से, लेज़र से वैसे आपका फेस लिफ्ट हो जाए। हाँ। तो उसके लिए वो जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना चंगा होएगा। हाँ। तो अगर आप इफ़ यू गो फॉर ए लाइटर थिंग, उसकी ड्यूरेशन भी उतनी होगी। अच्छा। सो अगर आप प्रॉपर फेस लिफ्ट कराते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग होता है। जो हम लोग करते हैं वो फिर आपको ज़िंदगी में और चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं होती। सर कुछ लोग कहते हैं कि ये भी वापस आ जाता है, 10 साल तक रहता है बस। जी, ये 10 साल के जो प्रॉपर फेस लिफ्ट है, इसको हम आजकल जो कर रहे हैं उसको कहते हैं जी डीप प्लेन फेस लिफ्ट। ओके। उसका मतलब है कि आप सिर्फ स्किन को नहीं खींच रहे, बल्कि उसके नीचे जो अल्लाह ने जो लिगामेंट्स और जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनको खींच रहे हैं। मतलब सुपरफिशियल नहीं है ये सुपरफिशियल ये आप अंदर चमड़े के अंदर जो पूरा उसका है उसको खींच उसको आपने खींचना है। ओके। और स्किन ने खुद ब खुद ऊपर ड्रेप होना। अब ये सी शेप मैंने देखा, 3 बना के या सी शेप में ना ऐसे कुछ कर रहे हैं। उसको जी आजकल ये नया ट्रेंड है, क्योंकि आपको पता है नोबडी वांट्स स्कार्स कि कोई किसी फेस पे किसी भी जगह आए। हाँ। तो हमारे ख़ास तौर पे हमारी स्किन में ना, हमारी स्किन में स्कार्स ज़रा ज़्यादा बुरे बनते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारी ऐसी स्किन है जिसमें मेलानिन पिगमेंट ज़रा ज़्यादा होता है। हम सांवले हैं एज़ कम्पेयर टू गोरों के जो कि ब्लॉन्ड्स हैं। हाँ। तो इसलिए आजकल हम एक फेस लिफ्ट करते हैं जिसको पोनी टेल फेस लिफ्ट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ बालों के अंदर एक कट दिया और वहीं से इसके अंदर के लिगामेंट्स को खींच दिया, पूरा चमड़ा खींच तो वो आपने वो खींच दिया। ठीक है। और वो उसके बाद स्किन को खुद ब खुद ड्रेप कर दिया, तो अब आपका कोई स्कार नहीं आता चेहरे पे। अच्छा। और आपका परमानेंट फेस जी। ये तो अच्छा, आएगा एक बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, आजकल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का दौर है। हाँ। उसमें कोई भी बंदा अगर आपको कहे कि आपने अपनी बॉडी पे कोई भी ट्रीटमेंट कराना है और उसका इफेक्ट तो होगा लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं है, तो ही इज़ लाइंग टू यू। वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। सो आपने ये हमेशा रखना है, आप पानी भी अभी आपने 1 घूंट पिया है ना, हाँ। आप इस तरह की 2 बोतलें पिएंगे तो आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। सो जिस चीज़ का इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। अच्छा। जो आपका फ़र्ज़ है वो ये कि अगर आप अपने सूट लेने के लिए 3 शॉप्स पे घूम सकती हैं और पूरा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं एक चीज़ चूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ अपना जो डॉक्टर चुने उसको भी उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके एकेडेमिया के मुताबिक चुने, क्योंकि अब कमर्शियल वर्ल्ड है ना जी। अब जो बेस्ट प्लास्टिक सर्जन इज़ ए की वर्ड विच इज़ बीइंग सोल्ड। तो अब आपको इसमें ख्याल रखना है कि आप हैरान होंगी कि हमें लोग समझते हैं कि जिस तरह आम है कॉस्मेटिक सर्जरी आम सी चीज़ है। यकीन कीजिएगा कि कॉस्मेटिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी की तरह एक इतनी फील्ड है जिसमें हमें 10 साल तक, मतलब आप मेरी मिसाल लें, मैंने किंग एडवर्ड से पढ़ा, उसके बाद मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मैंने FRCS 6 साल में किया, फिर मैंने पाकिस्तान का FCPS किया, फिर मैंने अमेरिका में जाके फेलोशिप की, और फिर बाहर आके जब बाल आधे सफ़ेद हो गए तो फिर लोगों ने तवज्जो देनी शुरू की। तो ये आपका, क्योंकि आपने लोगों की फेसेस से खेलना है, आपने लोगों की बॉडी के साथ, आपकी हर चीज़ बाहर नज़र आनी है, इसलिए इसको लाइटली ना लें। जो आपने कहा ब्रूजिंग, वो आप एक ऐसे सर्जन के पास जाएं जिसको ये सब चीज़ों का पता हो और उसको साथ एड्रेस भी कर सके। तो मतलब वैसे ब्रूजिंग और स्वेलिंग होती है? जी, वो डेफिनेटली होती है। और वो कितने टाइम पीरियड तक अगर वो जी आम तौर पे इसका डाउन टाइम जो है वो 1 हफ्ता है। और जिस तरह आप जी, जिस तरह आपका, अब हमारे पास ऐसी मशीन्स हैं जी, जिस तरह लाइपोसक्शन के लिए हमारे पास एक नई मशीन है जिसको वेजर कहते हैं, उसमें आपको ब्रूजिंग बहुत कम होती है और आपकी स्किन भी कंट्रैक्ट कर जाती है। हाँ। इसी तरह फेस लिफ्ट के अब जो फेस लिफ्ट वाले तरीके हैं उसमें आपको स्कार बहुत कम होता है। मसलन आईलिड के नीचे अगर एक छोटा सा स्कार आ जाए और आपकी आईलिड के नीचे रिंकल सारी ख़त्म हो जाएं तो वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। हाँ। अगर आप देखें इन एक्टर्स, इन एक्ट्रेसेस को गौर से देखें तो इनमें से काफ़ी सारे जो हैं उनमें छोटे-छोटे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने माधुरी दीक्षित वाली आंख, श्रीदेवी वाली आंखें बनवाई हैं और माशाल्लाह दे आर वर्किंग, अभी इस एज में दे आर वर्किंग वेरी वेल। और कोई इस सीने में बड़े-बड़े राज दफन है। लेकिन हमारे सर ये राज दफन ब्रेक में मैं आपसे पूछूंगी। नहीं सर प्लीज मुझे ब्रेक लेने दें, ये जो राज है मुड़ हवेली से बाहर नहीं जाएंगे वो मुझे बताएं प्लीज। टेक अ ब्रेक यार।
वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी मैं तो यहाँ पे हासिल कर रही हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हासिल कर सकते? अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिस हो जाती है तो हमारी जो सोशल मीडिया पे रील्स होंगी वो आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सही डॉक्टर के पास जाके सही सर्जरी कराना, सही काम करवाना अपने फेस का या अपनी बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको भी शौक है ना, वो चीरा लगाने ना बैठे किसी ऐसे दुकान में, किसी ऐसी जगह जहाँ पर वो जो आपको कहते हैं ना दुकान चमकाने वाले लोग बैठे हो, उधर नहीं, सोच समझ के रिसर्च करके देख के जाना। यही डॉक्टर आपको समझा रहे हैं। कुछ पिक्चर्स हैं हम आपको दिखाते हैं ज़रा। यहाँ पे कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी कुछ डिज़ास्टर सर्जरीज और डिज़ास्टर जो है ना वो काम हुए, कुछ अच्छे भी हुए हैं। तो बिफोर आफ्टर आप ज़रा देखते रहिए। ये हमारे पास एक पिक्चर है। सर आप बात करते रहिएगा, बताते रहिए। एक तो ये उर्फी है, ये जो आपने पहली पिक्चर गई ये तो क्रिस जेनर की है, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से वेस्ट में अपना फेसलिफ्ट कराया और इनके मुतालिक है कि इनकी असल उम्र 69 है। हाँ। और उससे ये 39 ईयर्स की हो गई। ये तो बहुत प्यारी तो आप ये देख लीजिएगा, इनका ये स्कारलेस फेसलिफ्ट है। हाँ। जो हम करते हैं, जिसमें हम सिर्फ पोनी टेल फेसलिफ्ट उसको कहते हैं कि आपने पोनी बनाई हो तो साइड पे आपका स्कार बिल्कुल विजिबल नहीं होता। लेकिन जो आपने अगली पिक्चर दिखाई है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो दोबारा दिखाएगा। ये देखिए, ये हमारे यहाँ ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा अब हो गया है कि आप इंस्टाग्राम और उसकी वजह से वेस्ट की नकल करें। हाँ। आपके सामने आपका, हमारे ईस्ट का जो मशरकी हुस्न है उसकी खूबसूरती यही है कि आपके लिप के आगे एक क्यूपिड बो बनी होती है, जो ऐसे करके एक एम पैटर्न, वो जो गालिब का एक शेर है ना जी, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, वो अब पंखड़ी गुलाब वाले होंठ तो अब रह गए। अब लोग करते हैं अपने होंठों में इतना फिलर डलवा लेते हैं कि वो एक सॉसेज बन जाती है, वो एक फुल सॉसेज बन जाती है। और बाद में फिर हमारे पास वो लोग आते हैं जब वो किसी क्वैक से डलवा लेते हैं जो डॉक्टर भी नहीं होता कोई, तो उसके बाद फिर हम उसको एक ख़ास एंजाइम का इंजेक्ट करके उसको डिसॉल्व करते हैं, उसको हाइलेज करते हैं। बंदर के होंठ तो मेरी ठीक करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं। अच्छा। अब जब डिसॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी स्वेलिंग भी होगी। तो डिसॉल्वर क्या होता है जो डलता है? वो जरा टेक्निकल सी बात है, लेकिन आप जिस चीज का हम फिलर बनाते हैं ना जी, वो एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में है। अच्छा। उसको हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। आपने सुना होगा HA फिलर। हाँ। HA हाइलुरोनिक एसिड है। ये उसका एंजाइम है जो इसको डिसॉल्व करता है, हाइलुरोनिडेज। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं जो इसमें मेरे से ट्रेन होने आते हैं कि जब आपके पास हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए तो आपके पास हाइलुरोनिडेज भी होना चाहिए साथ। अच्छा। क्योंकि ये उसका एंटीडोट है, ये सांप काटे का तरियाक है। अच्छा। तो और इसको लगाना बहुत मुश्किल और टेक्निकल काम है, क्योंकि इसके डोज मिलीलीटर में नहीं होती, इसकी डोज इंटरनेशनल यूनिट्स में होती है। ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट का आता है। और ये ऐसा मिरेकल है कि आप लगाएंगे, दबाएंगे, उसी वक्त ये डिसॉल्व हो जाता है। मेरा ख्याल है मेरे यूट्यूब पे ऐसी कोई मूवीज भी पड़ी होंगी जिसमें वो फौरी डिसॉल्व हो जाता है। तो लेकिन इसको लगवाने से पहले सोचें, अब वो पछताना बाद में नहीं ज़रूरी। आपको चाहिए कि अपने कल्चर के मुताबिक आपको, अब जो कॉस्मेटिक सर्जरी की ब्यूटी है ना जी, वो ये है कि किसी को ये पता ना चले कि आपने क्या करवाया हुआ है, लेकिन वो कहे यार तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़ी स्मार्ट लग, तुमने क्या कराया। दिस इज द सटैलिटी जो है ना जी, अल्लाह ने जो खूबसूरती रखी है ना, वो रखी है सटलनेस में, कि आपका माइनर चीज़ें आपके सामने, अगर किसी की नाक है, अब आपको 7वां नाक हमारी सासों को बड़ी पसंद होती है, बारीक नाक। हाँ। अगर वो नाक बारीक हो के यहाँ तक आ जाए, हाँ, तो आपकी पिनोकियो नोज बन जाएगी। चोंच निकल आए। इसका मतलब है कि ये बड़ी सटल चेंजेस हैं, और ये वही कर सकता है जिसको इसका एक्सपीरियंस हो और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स भी जानता हो। तो ये आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। सर हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम ये पूछेंगे कि जो आंख, अब देखें ना एज आती है तो आंख के नीचे झुर्रियाँ भी आती हैं। अब जब आंख के नीचे झुर्रियाँ आ जाती हैं, और दूसरा जैसे जब यहाँ पे बोटॉक्स वगैरह डलवा लिया जाता है तो ये चीज़ें मूवमेंट में नहीं होती, यहाँ पर आईब्रोज मूवमेंट नहीं होती, आई जगह की मूवमेंट नहीं होती, तो क्या ये ज़रूरी है कि ये अगर जल्दी करवा लिया जाए तो भी झुर्रियाँ रुक जाएंगी, और अगर नहीं कराता कोई और ऐसे ही रखता है तो क्या वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, उसको ये पक्की हो जाएंगी? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और हम प्लास्टिक सर्जरी और हम अपने फेस लिफ्ट की बारे में जो है ना जानकारी हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। जब मुझे आप बता रहे थे कि किस तरीके से हम जो है अगर बोटॉक्स जल्दी एज में करा लिया जाए आईब्रोज और फोरहेड के एरियाज़ पे, तो जैसे बहुत ज़्यादा रिंकल्स और झुर्रियाँ आँख की तरफ आ जाती हैं, तो क्या ये रोक लेती है अगर जल्दी एज में करा लें? जी, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। आमतौर पे देखें, अगर आप जल्दी एज में नहीं कराएंगे और 90 या 100 साल की उम्र में कराने का प्लान करेंगे तो वो उसका फ़ायदा क्या है? हम तो झुर्री आने का वेट करते हैं ना। जी, इसको बेबी बोटॉक्स कहते हैं। हम इसमें बोटॉक्स को डाइल्यूट करके आपकी जो फाइन रिंकल्स आ रही होती हैं शुरू में, उसको हम रोक लेते हैं। रोकने से मुराद ये नहीं है कि ये कोई प्रिवेंशन नहीं है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी जो है, अपर हाफ ऑफ योर फेस, ये बोटॉक्स से इसकी रिंकल्स करेक्ट होती हैं और लोअर हाफ की फिलर से होती हैं। अच्छा। और इसको जब हम आप ज़रा लोगों को अगर इस तरह समझा सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं इधर आ जाती हूँ, आपको क्लोज हम कीजिएगा ऐसे- ज़रा मुझे। आपको हम एज ए मॉडल देखते हैं। मैं मुझे तो- मेरे फेस को क्लोज जी, कीजिएगा। मैं जी। हंसूंगी तो मैं यहाँ पे झुर्रियाँ जी। जो आती हैं आप आप बताइएगा। देखिएगा, ये जो आप जरा हंसें, क्लोज करें जी, तो ये देखें, ये जो झुर्रियाँ हैं इनको क्रोज फीट कहते हैं और ये बोटॉक्स से मुकम्मल तौर पे चली जाती ये हैं। वाली। और इसी तरह जब आप ये फ्राउन कर रहे हैं तो ये देखें कितनी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शदीद गुस्से में है। अगर हम यहाँ पे बोटॉक्स करेंगे फोरहेड पे और ये सारी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इनका चेहरा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे एवर स्माइलिंग है। सर प्लास्टिक का तो नहीं लगेगा ना? असल इम्पॉर्टेंट ये है जी कि ये इतनी डोज लगाएं कि आपके मसल की मूवमेंट रहे। और अब जैसे आपकी आईब्रोज का है फैशन कि आईब्रोज पहले तो लोग कहते थे कि आर्च्ड होनी चाहिए, अब कोई कैट्स आई बनाता है, कोई फॉक्स आई बनाता है, वो भी हम सिर्फ बोटॉक्स से यहाँ पे चंद एक लगा के हम कर देते हैं। इसको आप ये जी, क्लोज रखिएगा ये क्योंकि इसको हम यूं भी कर सकते हैं फर्क देखिए। और जी, और इसको हम छोड़ें जी सर, हाँ। और इसको हम यूं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन क्या चॉइस करता है। सर मुझ पे तो ये बोटॉक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बोटॉक्स गलती से यहाँ पे लग जाए तो आपकी आंख 4 से 6 महीने के लिए बंद हो सकती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बोटॉक्स का साइड इफेक्ट है कि उससे आपकी आंख बंद, इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब आपने अगर बोटॉक्स हर 6 महीने के बाद आप करवाते रहे, कराना पड़ता है फिर बाद अच्छा, ये बोटॉक्स का ट्रीटमेंट है। तो जहां बोटॉक्स का दरवाजा बंद होता है वहां हमारा दरवाजा खुलता है। अच्छा, और उसमें ये है कि हम आपके यहाँ पे एक छोटा सा इंसिजन देते हैं और अंदर से ही आपकी आईब्रोज को मुस्तकिल लिफ्ट कर देते हैं। मतलब उसको जो कैट आइज वाली आप बात कर रहे हैं, जी, ये इधर और ये मुस्तकिल लिफ्ट हो जाता है और आपका कोई स्कार नहीं सर इससे तो ये भी उठ गया। दैट्स राइट। ये देखिए, ये गिरा हुआ है। इसको हम मिड फेस लिफ्ट कहते हैं, ये जो आपका हुआ है। और देखिए सिर्फ इतना करने से आपका चेहरा कितना बेहतर हो। पहले जमाने में हम यहाँ स्कार दिया करते थे, अब हम स्कार नहीं देते। अब हम आपके बालों के अंदर स्कार देते हैं जो बिल्कुल नजर नहीं आता। और इसी तरह आप, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात है, अब ये आपकी आंखों के नीचे जो फाइन रिंकल्स हैं ये बोटॉक्स से नहीं जाएंगी। तो ये इसका क्या तरीका इसके लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें ब्लेफरोप्लास्टी जिसको कहते हैं, हम वो एक हल्का से इंसिजन के साथ आपकी ये स्किन निकाल देते हैं। सर अभी तो जो मैं बेसिकली सेलिब्रिटीज़ को भी और हर जगह जो मैं जिन लोगों से मिलती हूँ उनको मैं देखती हूँ, उन्होंने यहाँ पे बड़ा फिलर कराया हुआ होता है, तो गाल और ये बिल्कुल एक जैसे ना हो जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे भी फिलर घुसा लेते हैं, पता नहीं क्या। अब वो जब फिलर गिरता है तो यहाँ पे कल्ले बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे, हम आजकल जो करते हैं ना जी, उस प्रोसीजर को कहते हैं प्रोफाइलोप्लास्टी। अच्छा। प्रोफाइलोप्लास्टी का मतलब ये है कि जिस जगह आपको जिस चीज की जरूरत है हम वहां लगाएं। अब सपोज इधर है तो उसके लिए क्या करें? यहाँ मैं आपकी नेचुरल फैट लगाऊंगा। जैसे आपने कहा कि आपकी चिन है या आम तौर पे खवातीन के यहाँ थोड़ी सी टमी पे फैट होती है। अच्छा। हम वो लेके बगैर किसी इंसिजन के, वो सर लाइपोसक्शन से मैम, उसमें हम एक छोटा सा सुराख करते हैं जो नजर भी नहीं आता। अच्छा। और वहां से आपकी सारी फैट उस मशीन के जरिए सक कर लेते हैं। फिर उसको एक प्रोसीजर के जरिए गुजार के उसकी नैनो फैट या माइक्रो फैट बनाते हैं। नैनो फैट बहुत पतली, वो टांग से भी ले सकते हैं। वो हम आपके कुछ एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं, कोई बेहोश आप बातें कर रहे होते हैं और वो लेके उसको प्रोसेस करके आप हैरान होंगी कि आपकी अपनी फैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। सर कोई वो बबल तो नहीं बन जाते टुकड़े पड़े हुए? ये फिर मैन बिहाइंड द गन का काम है। अच्छा। ये टेक्निकल बात है कि आपने वो कैसे इंजेक्ट करना है, वो एक स्किल है।
अच्छा। तो वो उसमें दो फायदे हैं। एक तो फैट आपको वॉल्यूम देगी, जैसे आपकी अब थोड़ी सी संकन आईज है, तो ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम देके इसको फिल अप कर देगी। प्लस इसमें स्टेम सेल्स होंगे जो आपको लाइफ टाइम रिजुविनेट करते रहेंगे, और कोलेजन भी प्रोड्यूस। और देखिए ना, आप इतने पैसों का एक्सोसोम खरीदती हैं या वो सब कुछ करते हैं, तो वो सारा वही हो दो बातें जल्दी से, क्योंकि 2 मिनट रह गए। मुझे एक तो ये बता दें कि अगर कोई अपनी लाफ लाइंस को कवर करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा? अब देखिए, लाफ लाइन को कवर करने का बगैर इंसिजन के, बगैर किसी चीज़ के करने का तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे आपकी अपनी फैट या फिलर इंजेक्ट कर दें। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस तरफ इंजेक्ट करना है, वरना आपकी चीक और मोटी हो जाएगी। और आप थोड़ा सा साइड पे हो, ये देखिए फेस लिफ्ट जो है वो 2 तरह का होता है। एक ये खींचना है जिससे लाइफलाइन देखें आपकी बेहतर हो गई, और दूसरा आपने वर्टिकल खींचना है। ये सर ये अच्छी है, आई लव इट। हम ये जो करते हैं वो डीप प्लेन में अंदर के प्लेन से यूं खींचते हैं और बाहर के प्लेन से यूं खींचते हैं। आई एम सॉरी सर, ये अच्छा था, कोई बात नहीं। मगर आपने देखे, हमने लोगों को समझाना है कहाँ जाके लोग कैसे डिजास्टर पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं। खुदा के लिए इन चीज़ों, इन रील्स को ना इधर उधर इस्तेमाल करके कोई बकवास ना कीजिएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। घर तक लेके जाऊंगी आप लोगों को, आपके घर पे जाके जलील करूंगी। आपके लिए कर रही हूँ ये शो, जाके मुंह जाके अपने खराब करके बैठ जाते हैं। तो ये इधर इसलिए बुला के बता रही हूँ कि अगर कहीं जाएं तो सही हाथों में जाएं, और क्या काम कराने वाला है, क्या ट्रेंडिंग है वो करें। खुदा के लिए काम को समझा करें, ये मेडिकल है। अच्छा, और लास्ट, किसी की गर्दन पे लाइंस है, मेरे तो है। आपको शायद याद हो कि मलका तरन्नुम नूरजहां जब गाना गाया करती थी तो वो एक अपनी साड़ी के कलर का ग्लू बंद पहना करती थी। उसकी वजह ये थी कि उनका पहला फेस लिफ्ट हुआ था पाकिस्तान में, और उस वक्त नेक को करने का कोई तरीका नहीं था। अब हम नेक लिफ्ट प्रॉपर इस तरह कर देते हैं कि आपकी लाइंस ना होने के बराबर रह जाएं और आपकी गर्दन की पूरी स्किन जो है वो खिंच जाए। तो अब ये इसको एक्सटेंडेड फेस लिफ्ट कहते हैं, जिसका मतलब है आपका फोरहेड, आपका फेस और आपकी नेक। वरना अगर आपका फेस नौजवान हो गया और नेक बूढ़ी की बूढ़ी रह गई तो उसका तो कोई फायदा नहीं। अरे वाह, क्या बात है जी सर, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, और बड़ी सही वाली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिली है। और ये सारी चीज़ें सदके जारिया होती है। जो काम करवाएं सही करवाएं। देखें, आपको पैसे भी देने और अपने मुंह को आपने ख़राब करना है तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बेहतर जैसे हैं फिर वैसे ही गुजारा करें, मगर जाए जहाँ सही रिसर्च करके, पूछताछ करके, और सही बंदे के पास जिसको काम आता हो। ठीक है, जिसको पता ही नहीं है कि हल्दी और लाल मिर्च में फ़र्क क्या है, उससे क्या हांडी पकवाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात करते हैं। अरे नहीं रुके, शाहजेब भी हैं हमारे एक और। सर सॉरी, एक गेस्ट और थे। मैं तो आपसे बात करके इतनी एक्साइटेड हो गई, आपके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। आप साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। और मेरे पास मेरे ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, शाहजेब रिंद, जिन्होंने अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। मैं हर एक को भाई नहीं बोलती, मैंने इनको अपना छोटा भाई बोला बड़े प्यार से, इसलिए कि मुझे इनकी आंखों में और इनकी जो पैशन, इनकी चीज़ें हैं ना, वो उनमें दिखाई दी हैं कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे और कोई ना कोई ऐसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करेंगे और करते रहेंगे कि जो मुझे किसी और में ये चार्म नहीं दिखा। तो मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये जो है अभी रिसेंट KC56 जो है उसमें शानदार कामयाबी का इन्होंने जो है मुजाहरा किया है। चैम्पियनशिप, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वो इन्होंने अपने नाम कर ली है। बड़े ज़बरदस्त इनके जो मुकाबिल फ़ाइटर्स थे, उन्होंने इनको क्या ज़बरदस्त तरीके से हराया है। ठीक है, और बड़े नाकाबिल शिकस्त हैं। अभी इस वक्त प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं इनका जो है वो 8-0 पर है, विच इज़ अमेजिंग। तो सबसे पहले तो हम पूरी कौम की तरफ से ये जो शाहजेब भाई हैं इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। अब अभी अमेरिका में है मगर आप हम सब के दिलों में बसते हैं। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह। काफ़ी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। बस शाहजेब भाई जल्दी आए इधर लाहौर। ये जो सारे इनामात हैं आपके, सारी जो ट्रॉफियाँ ये लेकर हमारे सामने हमारे सेट पे आए, हम इनको टच करें, छुएं, फिर हमें ज़रा इसका सुकून मिलेगा। है सही है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रॉफियाँ तो बहुत बड़ी ट्रॉफियाँ हैं। हाँ। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊँगा और ये ट्रॉफियाँ जो है सारे पाकिस्तान के लिए मैंने विन की है। तो इंशाल्लाह दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान आऊँगा और ये अपने ट्रॉफीज़ जो है मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान में किसी म्यूज़ियम में रखूँगा, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स है, जो हमारी यूथ है, वो उसको देख सके और ये मेरा जो अचीवमेंट है उसके ऊपर जो है उनको एक मोटिवेशन मिले।
वाह, ये जो अपेंडेंट को हराया आपने, ये भी तो खुद बड़ा माहिर बंदा था, ठीक है, इसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा फाइट था ब्राज़ीलियन अपोनेंट के खिलाफ, वो जो है लुइस रोचा जिसका नाम था। ये जो है कराटे कॉम्बैट का सबसे बड़ा फाइटर था। जब कराटे कॉम्बैट स्टार्ट हुआ तभी से ये जो है कराटे कॉम्बैट में चैंपियन था। और उसके बाद हमारा फाइट जो है मेरी और इसकी फाइट जो है तकरीबन 1.5 साल पहले होने वाली थी, लेकिन वो कुछ रीजंस के बिना नहीं हो सकी। तो ये जो है मोस्ट अवेटेड फाइट इन कराटे कॉम्बैट हिस्ट्री, और ये लास्ट सितंबर में होने वाली थी, लेकिन उसके बाद जो मेरा अपोनेंट था उसका इंजरी हुआ था, नहीं हो सका। फिर उसके बाद वापस फाइट होने वाली थी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें थे, उसकी वजह से फाइट नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये फाइट अब जो है 1 दिन पहले हो चुका, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने जो है विन हासिल किया पाकिस्तान के लिए, और हिस्ट्री हैज़ बीन मेड अगेन। अच्छा, और ये कितना मुश्किल था ये वाला, स्पेशली क्योंकि जो बाकी आपके मैचेस हैं अगर उसके साथ कंपेयर करवाएं आपको और पूछें तो आपको ये वाला कितना मुश्किल मैच लगा बाकी के मैचेस के हिसाब से? ये मैच जो है मेरे लाइफ का सबसे जो है टफेस्ट मैच था, और ये जो मेरा अपोनेंट था ये भी सबसे टफ अपोनेंट था। इसका जो गेम था ये काफ़ी टाइम से मैं स्टडी कर रहा था, और काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर जो है अपना जो गेम प्लान है वो बना रहा था, और मेरे सारे कोचेस हम सारे इस चीज़ पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, क्योंकि मेरे गेम में बहुत सारी चीज़ें थे जो मुझे इम्प्रूव करने थे। और इस फाइटर के ख़िलाफ़, क्योंकि ये फाइटर जो है मतलब वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड था, तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया था। मेरा ट्रेनिंग कैंप यहाँ यूएसए में तकरीबन 7-8 महीने से जो है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये मेरा सबसे टफ फाइट था, लेकिन लोगों ने कहा कि ये ऐसे लग रहा था जैसे आपका सबसे इजी फाइट हो। वाह, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग हार्ड की थी, और उसके बाद जो है रिंग में सिर्फ जाके अपना जो प्राइज़ था वो कलेक्ट करना था। क्योंकि आप सारा जो आपका फोकस होता है ट्रेनिंग में, अगर आप ट्रेनिंग अच्छी करते हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। फाइट में आप सिर्फ जाते हो, वो एक फ़न होता है, उसमें आप जाके अपना जो प्राइज़ मनी है या आपका जो प्राइज़ है वो आप कलेक्ट करने जाते हो। वाह, अगला हदफ क्या है? यूएफसी की तरफ जा रहे हैं? इस प्लेटफॉर्म को आपने चूज जी किया? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। पाकिस्तान का मैं फ़र्स्ट फाइटर हूँगा जो उस लीग कभी वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगा। तो ये मेरा इंशाल्लाह गोल है। मेरा गोल ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे जाना और रिप्रेजेंट करना कंट्री को, बल्कि मेरा गोल ये है कि वहाँ पे जाना और पूरा डोमिनेट करना। जैसे मैंने कराटे कॉम्बैट में पूरा डोमिनेट किया, 2 साल के अंदर मैं जो है 3 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बना। तो इंशाल्लाह दैट इज़ माई नेक्स्ट गोल, एंड आई विल गो देयर। इंशाल्लाह आई विल बिकम फर्स्ट पाकिस्तानी वर्ल्ड चैम्पियन। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको ऐसी सपोर्ट दिखाई दी? अगर है तो प्लीज़ बताएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जी जब आए थे बिल्कुल, हम मैं यही बात कर रहे थे। आपके साथ, हाँ आपके साथ मैं ये आपके चैनल की तवज्जो से ये शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोगों तक पहुँच सके और लोगों को ये मैसेज मिल सके। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया से, आई थिंक इट वाज लाइक लास्ट अप्रैल में मैंने इंडिया से फाइट जीती थी, तब प्राइम मिनिस्टर ने मेरे लिए बहुत बड़े ऐलानात किए थे। लेकिन उस ऐलानात के बाद जो है आज तक प्राइम मिनिस्टर का ना मुझे चेहरा नज़र आया और ना उसके ऐलानात मुझे नज़र आए। वो सिर्फ न्यूज़ की हद तक थे कि न्यूज़ को दिखाना कि मैंने इसके लिए ऐलान किया है। उसके बाद ना मुझे कोई उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ना कोई सपोर्ट मिला है, क्या ना क्या उसके बाद अनाउंस मैंने किया उनका था? ये चेहरा तो देखा है। ये ज़रा याद दहानी कराइएगा देखने वालों को, मीडिया को, कि क्या क्या जी मेरे अनाउंस लिए, थे? जी बिल्कुल, मैं मुझे इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहाँ पे मुझे 50 लाख रुपए कैश इनाम का ऐलान किया गया था, और 10 करोड़ रुपए जो है मेरा ट्रेनिंग कैंप के जो एक्सपेंसेस थे और जो फ्लाइट्स थे। काफ़ी मुझे ख्वाब दिखाए थे कि आपके फ़्लाइट्स हम कवर करेंगे, आपके होटलिंग कवर करेंगे, आपके कोचेस कवर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से एक कॉल तक उनकी मुझे नहीं आई। उसके बाद जब मैं उनका जो राना साहब थे उनको मैंने अप्रोच करने की कोशिश की, लास्ट में सितंबर में फिर से वर्ल्ड चैम्पियन बना, फिर मैंने उनको याद दहानी की, और काफ़ी लोगों ने मीडिया पे भी ये चीज़ काफ़ी वायरल हुई, लोगों ने उसको उठाया। लेकिन वो एयरपोर्ट पे फिर आए, तस्वीरें मेरे साथ खींचे उन्होंने, और फिर से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिस किए कि हम ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन आज तक उनका जो है प्रॉमिस मुझे कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ जब कैश आउट का टाइम था, मेरा जो मीडिया पे जब मैं वायरल हुआ था, वो आए मेरे साथ तस्वीरें लिए, उसके बाद तस्वीरों के बाद गायब। ना उनके बाद कोई अच्छा, आप मेरे मैसेज आया, ना कोई सपोर्ट। आप मेरे साथ ही रहिएगा ज़रा। ये मैसेज फॉर द सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे इस तरीके के जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाया करें, क्योंकि ये चीज़ें आप प्लीज़ सब मिलकर शेयर करें और इस चीज़ पे आवाज़ उठाया करें। आप प्लीज़ काइंडली जो लोग इस तरह की चीज़ें अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद उनको देते नहीं हैं हमारे एथलीट्स के साथ, प्लीज़ इस तरह का सलूक ना किया करें। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें प्लीज़
इन इश्यूज़ को बहुत मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर काम करें। देखिए तस्वीर तो खिंचवाते हैं आप, मगर तस्वीर खिंचाने के बाद ये जो पैसे नहीं देना, फिर अनाउंस कर देना, फिर ये सब तो गलत बात है। ये झूठे वादे, ये झूठी कस्में आपको जेब नहीं देती है। तो जो जिस ओहदे पे आप बैठें, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं आप, और जो भी जिस तरीके से आप अनाउंस कर रहे होते हैं, आपको सूट यही करता है कि जो आपने ज़ुबान से कह दिया फिर उसको पूरा करें। तो मैं तो शाहजेब भाई आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई अगर कहता है ना कि भाई ये तुम्हें इतना कैश प्राइस में दे रहा हूँ, तो तस्वीर आपने तब ही खिंचवानी है जब आपको कोई कैश हाथ में देता है। आपको कैश देगा तो तस्वीर खिंचवाइए, वरना आप बोले मुझे किसी इस तरह के मशहूरी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद अब मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ, किसी तरीके से मुझे आपके साथ तस्वीर खिंचा के क्या करना है। तो वो आपको इनके साथ तस्वीर की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे ना उनकी पैसों की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। जरूरत है पैसों की, जो अनाउंस करे उसके घर से जाके पैसे लेकर आ जाए। नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं जो है इधर पहुंचा हूँ, आज तक अपने बलबूते पहुंचा हूँ, अपने सपोर्ट की तरफ आज तक किसी ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया है। मतलब अमेरिका जब मैं पहुंचा और मैं जब फाइट करना शुरू किया तब तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, अगर आप ऐलान करते हो तब आपको अपने जो बात है उस पर आपको नहीं, मैं आपकी आवाज़ बन के, पूरा मीडिया आपकी आवाज़ बन के बोल रही है कि सोशल मीडिया आपकी आवाज़ है। इतने मेहनती हैं आप, इतने पैशनेट हैं, इतने ईमानदार हैं। शाहजेब साहब से जो वादे किए गए हैं तो इनके वादों को पूरा किया जाए, हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे इस पर एक्शन लिया जाए। हुकूमत को ख़ास रिक्वेस्ट है, पूरे सोशल मीडिया में इस रील को जो है प्रोटेस्ट पे जो है ना वायरल किया जाए और बोला जाए कि जो वादे इनसे किए गए थे, शाहजेब के पैसे दो। मुझे लगता है ये हैशटैग बना लेना चाहिए कि शाहजेब के पैसे दो। जिसने ज़बान दे दी है, बोल दिया, उसको पैसे देने चाहिए शाहजेब के। और हमारे एथलीट के साथ दोबारा कहूँगी, प्लीज़ इस तरीके का रवैया सलूक ना रखें, ऐसी हरकतें ना करें, ना आपके ओहदे को सूट करता है, ना किसी के साथ आपको तकलीफ दे के आपको आगे कुछ मिलना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। शाहजेब भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिरी में है शाहजेब के पैसे दो।